आज मैं एक नई श्रृंखला संक्षिप्त चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। इसके तहत मैं सिविल सर्विसेज के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपसे संक्षेप में चर्चा करूंगा। इसे शुरू करने का उद्देश्य आपका रिवीजन कराना है और साथ ही आपको स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है। आज मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तहत एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। IUCN और रेड डाटा बुक, इस विषय पर आज मैं आपसे इस टॉपिक पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं IUCN के बारे में देखते हैं। IUCN का पूरा नाम देखते हैं पहले। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड शहर में है। ग्लैंड शहर कहाँ पड़ता है? तो स्विट्ज़रलैंड में यह शहर पड़ता है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो इस संस्था का उद्देश्य नाम से ही जैसे कि इंडिकेट हो रहा है, कंजर्वेशन मतलब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसका उद्देश्य है। साथ ही इनका सतत विकास करना, यह भी इस संस्था का उद्देश्य रहा है या है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका UNO से क्या संबंध है, आपसे ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ से इसका क्या संबंध है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई बॉडी नहीं है, उसका अंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है ये संस्था, लेकिन हाँ, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त है। पर्यवेक्षक का जो दर्जा है, स्टेटस है, ऑब्जर्वर का स्टेटस इसे क्या है? प्राप्त है IUCN को। ठीक है। तो इस तरह से IUCN से संबंधित आपसे कुछ तथ्यों के बारे में मैंने चर्चा की है। बाकी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार आप ज़रूर अपने जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनसे इसके बारे में देखिएगा। अब बात करते हैं हम रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक है क्या? देखिए, हमारे अर्थ में जो पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की स्थिति को दर्शाया जाता है रेड डाटा बुक में। स्थिति मतलब उनकी जनसंख्या, कि इन पौधे और जंतुओं की स्थिति कैसी है, ये विलुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त हैं या संकटपन्न हैं या इन पर कोई खतरा नहीं है। इस तरह की स्थितियों को
दर्शाया जाता है इस रेड डाटा बुक में, ये बात ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करने वाली जो मुख्य संस्था है वो IUCN है। IUCN जो भी हमने पढ़ा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह संस्था इस लिस्ट को या इस बुक को जारी करती है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि IUCN दो और संस्थाओं के सहयोग से यह जो बुक है रेड डाटा बुक इसे जारी करती है। वो जो दो और संस्थाएं हैं, दो अन्य जो संस्थाएं हैं, उनका नाम आप जान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एक तो ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, इससे सहयोग प्राप्त करता है, एक ये संस्था है। और दूसरी संस्था है IUCN, रेड डाटा बुक जारी करने में जिन दो संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करता है उनमें से एक संस्था है वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और दूसरी संस्था है प्रजाति उत्तरजीविता, प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। तो इन दो संस्थाओं के सहयोग से IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। ये है क्या, बताया मैंने आपको कि इसमें जंतुओं और पौधों की स्थितियों को दर्शाया जाता है। अब रेड डाटा बुक में ग्रीन और पिंक पेज होते हैं। पिंक पेज में यदि किसी प्राणी का उल्लेख है, किसी पौधे का उल्लेख है, तो वह संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, और यदि किसी प्राणी का उल्लेख ग्रीन पेज में है तो वह संकट मुक्त श्रेणी में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, रेड डाटा बुक में कुल 9 श्रेणियां हैं, कुल 9 श्रेणियां हैं, 9 कैटेगरीज हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है। उन 9 श्रेणियों के बारे में हम जान लेते हैं। जो पहली श्रेणी है उसे बोलते हैं विलुप्त श्रेणी। विलुप्त श्रेणी के अंतर्गत ऐसे एनिमल को शामिल किया जाता है, ऐसे प्लांट्स को शामिल किया जाता है जो अब पृथ्वी में जीवित अवस्था में मौजूद नहीं हैं। ऐसे प्राणी, ऐसे पौधे जो पृथ्वी में, हमारे पर्यावरण में या हमारे इकोलॉजी में अब जीवित अवस्था में नहीं है, उनका एक भी सदस्य अब जीवित अवस्था में नहीं है, ऐसे प्राणियों को, ऐसे पौधों को IUCN रेड डाटा बुक के विलुप्त श्रेणी में शामिल करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके लिए IUCN ने एक कैटेगरी, एक शर्त बना रखी है कि यदि कोई पौधा या कोई जंतु अपने प्राकृतिक आवास, अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 वर्षों तक दिखाई नहीं देता है, 50 वर्षों तक दिखाई नहीं देता है, तो उसे विलुप्त श्रेणी का मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पहली जो श्रेणी विलुप्त श्रेणी है, इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण एनिमल्स हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जैसे डायनासोर, ठीक है। इसके अलावा डोडा पक्षी, आपको पता होगा डोडा पक्षी जो है मॉरिशस का पक्षी है। मॉरिशस में यह पक्षी पाया जाता था, लेकिन बड़ी संख्या में इसका शिकार किया गया इंसानों के द्वारा और यह विलुप्त हो चुका है। यह पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा, उड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसका शिकार करना आसान हुआ, ठीक है, डोडा पक्षी। इसके अलावा तस्मानिया जो भेड़िया है और अंटार्कटिक का जो भेड़िया है वह भी विलुप्त श्रेणी में शामिल है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एनिमल्स हैं जो विलुप्त श्रेणी में शामिल हैं।
इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है, पहले तो विलुप्त हो गई, दूसरी श्रेणी है वन में विलुप्त। वन में विलुप्त, वन में विलुप्त श्रेणी में ऐसे प्रजातियों को शामिल किया गया है जो नेचुरल हैबिटेट से गायब हैं, फॉरेस्ट से गायब हैं, जो वन से गायब हैं, लेकिन ह्यूमन जो आर्टिफिशियल जो हैबिटेट हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए जो कृत्रिम आवास हैं, जैसे चिड़ियाघर, वहाँ पर इसके कुछ सदस्य पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल जो तो वन से तो विलुप्त हो चुका है, नेचुरल हैबिटेट से वह विलुप्त हो चुका है, लेकिन आर्टिफिशियल हैबिट चिड़ियाघर वगैरह में उसके कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है? वन में विलुप्त श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी जो श्रेणी है, इन 9 श्रेणियों में जो तीसरी श्रेणी है उसको बोलते हैं गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी। संकटग्रस्त श्रेणी, या इसे बोल सकते हो आप घोर संकटग्रस्त श्रेणी, या क्रांतिक संकटग्रस्त श्रेणी, या क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। राइट है, CR इसको इंडिकेट करते हैं, CR से। तो इस तरह से तीसरी श्रेणी है गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी। इस श्रेणी के तहत ऐसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, जिनका जो भविष्य में क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। ऐसी श्रेणियों को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया, ऐसी प्रजातियों को, माफ़ करेगा, ऐसी प्रजातियों को गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ इस श्रेणी में शामिल होने की कुछ शर्तें हैं। किन किन प्रजातियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसकी कुछ शर्तें हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता है। एक शर्त है कि यदि 10 वर्षों में किसी प्रजाति, यदि कोई प्रजाति 10 वर्षों में ऐसा बोल सकते हैं आप कि 10 वर्षों में किसी प्रजाति की जनसंख्या में यदि 90% से अधिक गिरावट दर्ज की जाए, किसी प्रजाति की जनसंख्या में यदि 10 वर्षों में 90% से अधिक गिरावट दर्ज की जाती है, तो ऐसे प्रजाति को हम, मतलब IUCN गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखता है। राइट है, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है कि यदि किसी प्रजाति में जो एडल्ट मेंबर्स हैं, जो परिपक्व या वयस्क जो सदस्य हैं, किसी प्रजाति के एडल्ट या वयस्क सदस्य यदि 50 या इससे कम हैं, 50 हैं या उससे कम हैं, तो ऐसी प्रजाति को भी गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तीसरी इसकी शर्त है कि यदि किसी प्रजाति की कुल संख्या 250 हो या इससे कम हो, किसी प्रजाति की कुल संख्या 250 हो या इससे कम हो, तो ऐसे प्रजातियों को भी गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके एक दो और भी इसकी शर्तें हैं। जैसे एक शर्त यह है कि यदि मान लीजिए 10 वर्षों में किसी प्रजाति के 50% जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो जाए, तो ऐसी प्रजातियों को भी इस श्रेणी में रखा जाता है। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 3 महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आप पढ़िएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। अब गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में ऐसे कौन कौन से भारतीय एनिमल या प्लांट हैं जिन्हें रखा गया है, और आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपने नाम सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे शामिल किया गया। यह क्या है? एक पक्षी है, ठीक है, जो मुख्य रूप से राजस्थान
और गुजरात तथा मध्य भारत में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा यह पूर्वी पाकिस्तान में भी पाया जाता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वो हम, जो IUCN है उसने उसे गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है। राइट, इसके अलावा जो दूसरा एनिमल है वह घड़ियाल है। घड़ियाल, जिसको IUCN ने रेड डाटा बुक के गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है। आपको पता होगा घड़ियाल के बारे में कि यह स्वच्छ पानी में रहता है। और जो चंबल अभयारण्य है, चंबल जो सेंचुरी है, वह घड़ियाल के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चंबल सेंचुरी UP, MP और राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो घड़ियाल है उसको भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन जो क्रेन है, आपको पता होगा यह एक माइग्रेंट प्रवासी पक्षी है जो जाड़े के समय विंटर सीजन में राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर कुछ आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड हैं। उन्हीं आर्द्र भूमियों में ये जाड़े के मौसम में आता है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो साइबेरियन क्रेन जो है उसे भी संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, गंभीर संकटग्रस्त, माफ़ करिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और एनिमल है जो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन एक और एनिमल है जिसको आप जानिए, वहाँ एग्जाम में पूछ सकता है। पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। ठीक है, यह है सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा पिग है, जंगली पिग है, ऐसा कह सकते हैं आप। विश्व का सबसे छोटा जंगली पिग है जो मुख्य रूप से असम और बंगाल के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, असम में जो मानस अभयारण्य है, जो मानस सेंचुरी है, उसके आसपास ये पाया जाता है पिग्मी हॉग। तो इस तरह से ये जो कुछ मैंने आपको जंतुओं के नाम बताएं, ये गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। और इनकी क्या शर्तें हैं मैंने आपको बताई। चौथी जो श्रेणी है वह है संकटग्रस्त, संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त श्रेणी, संकटग्रस्त श्रेणी। इसमें भी ऐसे एनिमल्स को शामिल, एनिमल्स और प्लांट दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एनिमल्स और प्लांट को शामिल किया जाता है जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। और इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। इसके लिए भी क्या है, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है 10 वर्षों में, यदि 10 वर्षों में इस प्रजाति की संख्या में 70% की गिरावट दर्ज की गई हो। वहाँ पर 90% था गंभीर संकटग्रस्त में, यहाँ पर 70% यदि जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई हो किसी भी प्रजाति में, तो उसे कहाँ रखा जाएगा, संकटग्रस्त श्रेणी में। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर यह था कि जो परिपक्व सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो, 50 हो या उससे कम हो। यहाँ पर परिपक्व सदस्यों की संख्या, वयस्क परिपक्व या एडल्ट जो मेंबर्स हैं, परिपक्व सदस्यों की संख्या जो है वह 250 या इससे यदि कम है तो इस श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरी शर्त है, कोई एक शर्त पूरी करे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, तीसरी शर्त है यदि कुल संख्या इस प्रजाति की, किसी प्रजाति की यदि कुल संख्या 2500 या इससे कम हो, 2500 या इससे कम हो, तो ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर है?
और जो एक और मैंने बताया था वहाँ पर, यहाँ पर ये कि 20 वर्षों में यदि इसकी 20% आबादी विलुप्त हो जाए किसी प्रजाति की, तो उसे भी इसमें रखा जाता है। वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 क्राइटेरिया आप जरूर पढ़िएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से संकटग्रस्त श्रेणी में के लिए कुछ शर्तें हैं। अब कौन कौन से एनिमल इस श्रेणी में शामिल हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा जान लीजिए आप, ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपने नाम सुना होगा संगाई का, मुझे लग रहा है काफ़ी बार परीक्षाओं में आया हुआ है, संगाई या थामिन, थामिन या इसे बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, संगाई। भारत में यह एकमात्र राज्य है मणिपुर, वहाँ यह पाया जाता है। मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, आपने नाम सुना होगा शायद। लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उसी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह जो उद्यान है, यह संगाई का क्या है, प्राकृतिक आवास स्थान है। भारत में केवल मणिपुर में यह जो डियर है पाया जाता है। और मणिपुर का ये क्या है, स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा ये किस में शामिल है, ये शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछता है, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, लायन लाइक्ड मकाऊ, शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, ये एक स्थानिक पशु है। स्थानिक पशु मतलब केवल उसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, और कहीं नहीं पाया जाता। तो शेर जैसा पूंछ वाला जो बंदर है, लायन लाइक जो मकाऊ है, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट के जो 3 स्टेट हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर यह पाया जाता है, ठीक है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह पाया जाता है, शेर जैसा पूंछ वाला बंदर या लायन लाइक्ड मकाऊ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक जो है वो किस में शामिल है, यह जो एनिमल है कहाँ शामिल है, किस में शामिल है, संकटग्रस्त श्रेणी में। इसी तरह एक और एनिमल है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, यह केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है, राइट। संकटग्रस्त श्रेणी में क्या है, शामिल है। इसके अलावा आप कह सकते हैं टाइगर, टाइगर को भी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको पता है टाइगर को बचाने के लिए हमने, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, कब, 1973 में, है ना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपको पता है कि 2019 में बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, जिसके तहत 2967, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, माफ़ करिएगा, 2967 ही है शायद, इतने टाइगर भारत में इनकी गिनती की गई, ठीक है। और फिर से मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा टाइगर वाला स्टेट बन गया है, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिएगा रिपोर्ट वाली। तो टाइगर भी जो है वो किस में शामिल है, संकटग्रस्त श्रेणी में। और इसके अलावा भारतीय भैंसा जो है उसे भी शामिल किया गया है
संकटग्रस्त श्रेणी में। तो संकटग्रस्त श्रेणी भी आपको मैंने बता दिया और कुछ महत्वपूर्ण जो एनिमल्स हैं उनके नाम बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो 5वीं श्रेणी है इसकी, वह है सुभेद की। सुभेद के तहत ऐसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में ऐसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो भविष्य में विलुप्त, जिन पर भविष्य में विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन संकटग्रस्त रहने का खतरा है, संकटग्रस्त होने का खतरा है। इससे पहले जो मैंने बताई थी 2 श्रेणियाँ आपको, गंभीर संकटग्रस्त, उसमें क्या था, विलुप्त होने का खतरा था ऐसी प्रजातियों में। और सुभेद में क्या है, सुभेद में ऐसी प्रजातियां शामिल है जिनमें जो भविष्य में विलुप्त नहीं होंगी या विलुप्त होने की संभावना उनमें नहीं है, लेकिन संकटग्रस्त होने की संभावना उनमें है। ऐसी प्रजातियों को शामिल किया गया है सुभेद श्रेणी में। इसकी कुछ शर्तें हैं, इसकी भी क्या है, कुछ शर्तें हैं। जैसे वहाँ पर याद करिए कि 90% जनसंख्या में यदि गिरावट हुई हो तो वो गंभीर संकटग्रस्त होगा, और यदि 70% से अधिक हुई हो तो संकटग्रस्त में होगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि 10 वर्षों में यदि किसी प्रजाति की जनसंख्या में 50% या उससे अधिक की गिरावट आई हो तो ऐसे प्राणियों को सुभेद श्रेणी में शामिल किया जाएगा। राइट है। दूसरी जो शर्त है यह है कि इसमें जो मैच्योर एनिमल है, जो परिपक्व, जो वयस्क एडल्ट जो सदस्य हैं, उनकी संख्या 1000 या उससे कम हो तो शामिल किए जाएंगे। और तीसरी शर्त है कि यदि कुल जनसंख्या 10,000 या इससे कम हो तो ऐसे प्रजातियों को सुभेद श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अब सुभेद श्रेणी में कौन कौन से एनिमल शामिल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा तेंदुआ। तेंदुआ जो है वो इसी श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तेंदुआ आपको पता है कि जो हिमालयन जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम, यहाँ पर ये पाया जाता है। राइट। इसके अलावा हिम तेंदुआ आपको पता होगा। हिम तेंदुआ जो है एक ऐसा एनिमल है जो बहुत कम तापमान में -40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ, आपको पता है कि हिम तेंदुआ को बचाने के लिए सरकार ने हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट शुरू किया था। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट शुरू किया था। कब शुरू किया था? 2009 में। यह बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट पूछ सकता है आपसे। हिम तेंदुआ किस में है? सुभेद श्रेणी में शामिल है। सिक्किम में कई बार देखा जाता है। इसके अलावा एक और एनिमल है, आपने उसका नाम सुना होगा शायद, समुद्री गाय। समुद्री गाय या उसे बोलते हैं ड्यूगोंग। क्या बोलते हैं उसे? ड्यूगोंग, या इसे बोलते हैं सी काऊ। समुद्री गाय, सी काऊ। समुद्री गाय को भी सुभेद श्रेणी में शामिल किया गया है। यह एक स्तनधारी है, मैमल्स है, एक स्तनधारी मैमल्स एनिमल है, स्तनधारी है और शाकाहारी है, हर्बीवोरस है। शाकाहारी हर्बीवोरस है। ठीक है, स्तनधारी है और घास, जो घास है उसे खाती है। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में, है ना, कच्छ की खाड़ी में। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में, कहाँ है मन्नार की खाड़ी? तमिलनाडु में है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर यह पाया जाता है। भारत में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नील गाय है, समुद्री गाय जो है वह पाई जाती है लाल सागर में, सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, फारस की खाड़ी में भी यह पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो समुद्री गाय है, ड्यूगोंग है, वो लाल सागर में पाई जाती है। और किस में शामिल है?
सुभेद श्रेणी में शामिल है। क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या शर्तें हैं, मैंने बता दिया। अगली श्रेणी जो अगली श्रेणी है वह है संकटपन्न या इसे बोलते हैं निकट संकट। इसमें ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्रजातियों को शामिल किया गया है, ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, संख्या इनकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तब भी इनकी संख्या में क्या हो रहा है, लगातार गिरावट हो रहा है। ऐसे प्राणियों को संकटपन्न श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगली श्रेणी है इसकी संकट मुक्त। इसमें आप कह सकते हैं, इसमें गाय, भेड़, बकरी, इन सबको शामिल कर सकते हैं, ठीक है, भैंस, है ना, इन सब में। संकट मुक्त ऐसे प्रजातियां जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और निकट भविष्य में इनमें कोई संकट नहीं है, इनके संख्या में, इनके जीवन में कोई संकट नहीं है, ऐसे एनिमल्स को संकट मुक्त श्रेणी में शामिल किया जाता है। और अगली श्रेणी है, 8वीं श्रेणी है आंकड़ों की अनुपलब्धता। आंकड़ों की अनुपलब्धता, ठीक है। इस श्रेणी में ऐसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनके आंकड़े IUCN के पास किसी कारण से नहीं हैं, ठीक है। तो उनकी स्थिति क्या है उसे नहीं पता, तो ऐसी श्रेणियों को, ऐसी प्रजातियों को एनिमल्स या प्लांट्स की इस श्रेणी में रखा जाता है। और अंतिम कैटेगरी जो है वह है आपकी अनाकलित, जिसका आकलन नहीं किया जाता। IUCN जिसका आकलन नहीं करता है, हाँ, अनाकलित, ठीक है, वो अंतिम श्रेणी है। तो इस तरह से 9 श्रेणियां हैं और इन 9 श्रेणियों के बारे में आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। चलिए इसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और यदि इसमें कोई समस्या हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।